दोस्तों, अगर आप खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो ये बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। पीटर थिल ने इस बुक को लिखा है, जिन्होंने को फाउंड किया था पेपाल को। उनका नेट वर्थ है $9.13 बिलियन इन 2022 अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। उन्होंने भी बहुत सारी कंपनीज को फाउंड किया है, जिनमें से सबसे बेस्ट है प्लांटीर टेक्नोलॉजी। साथ में उन्होंने फेसबुक में भी इन्वेस्टमेंट किया था उनके शुरुआती दिनों पे। SpaceX में और लिंक्डइन में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो उन्होंने जो भी सीखा है अपनी पूरे लाइफ जर्नी में, वो शेयर करते हैं इस बुक के माध्यम से। हम जानेंगे इस बुक से कि कैसे एक सफल स्टार्टअप को बनाना है एकदम शुरू से लेके। सबसे पहले आप खुद से ये सवाल करो कि जो स्टार्टअप आप शुरू करने जा रहे हो, क्या वो आज से 20 से 30 साल बाद टिकेगा? मतलब क्या उसका नीड मार्केट में होगा? हमारे देश में सभी लोग खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और कुछ लोग खोल भी रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अपना बिजनेस शुरू कर दो उनकी तरह। नहीं, हर एक सफल कंपनी अलग अलग होता है और जो स्टार्टअप, जो बिजनेस शुरुआती दिनों में बहुत एक्सपेरिमेंट करता है, वही सफल बनता है लॉन्ग टर्म में। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब सब कुछ प्लान मत करो कि ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। आप प्लान मत करो। अगर आप प्लान करोगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस फील करने लगोगे, आप एरोगेंट बन जाओगे और आप उसे देख नहीं पाओगे जो आपको देखना चाहिए अपने व्यापार को सफल बनाने के लिए। आप नहीं देख पाओगे। इसलिए आप कंप्लीट प्लान मत करो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। देखो कि कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं, कौन सा बिक रहा है और कौन सा नहीं। हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, तभी आपका स्टार्टअप सही डायरेक्शन में जा पाएगा, आप सफल बन पाओगे अगर आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे लगातार। और हाँ, हमेशा अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना, सेल्स पे नहीं। है ये क्या हुआ? प्रोडक्ट सेल नहीं तो कैसे हम रेवेन्यू कमाएंगे? अरे भाई रुको जरा, सब्र तो करो, बोलता हूं ना। देखो यार, अगर आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, सेल्समैन को हायर करना पड़ता है, तो आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, उसे इंप्रूव करो। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को सही करो, उसे बेहतर से बेहतर बनाओ, एक्सपेरिमेंट करते रहो जिससे वो बेहतर बन सके। क्योंकि अगर आप एडवर्टीजमेंट पे फिर सेल्समैन को हायर करने में बहुत सारा पैसा खर्च कर दोगे तो आपका एक्सपेंस खर्चा बढ़ जाएगा, आपका इनकम लो हो जाएगा और आपका बिजनेस ठप पड़ सकता है। क्योंकि आपके पास कैश फ्लो नहीं होगा, आपके पास रेवेन्यू नहीं होगा, आपका बिजनेस बंद पड़ सकता है बस इसकी वजह से। इसलिए सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को सही बनाओ और फिर एडवर्टाइजमेंट करो और फिर उसे बेचो। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को सही बनाओ। अच्छा, एक और गलती बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं और वो ये है कि वो सारे लोग एक नया मार्केट बनाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि मैं इस मार्केट का किंग बन जाऊंगा अगर मैं इसे बना पाता हूं तो, पर आखिर में उसे बना नहीं पाते, वो फेल कर जाते हैं क्योंकि मार्केट में उनका नीड होता ही नहीं। लोग नहीं चाहते ऐसे मार्केट को, या फिर उनका जो सेल्स है बहुत ही कम होता है, वो सर्वाइव कर नहीं पाते। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ये गलती करते हैं, वो एक मार्केट बनाते हैं जिसे कोई नहीं चाहता। फॉर एग्जांपल गूगल सर्च इंजन, क्या वो सबसे पहला सर्च इंजन था? नहीं ना। उससे पहले बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज थे, जैसे याहू, लाइकोस, अल्टा विस्टा, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। पर गूगल ने क्या किया कि उसने अपने प्रोडक्ट को बहुत बेहतर बनाया, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाया। उनका जो होम पेज था, उनका जो इंटरफेस था, वो नीट एंड क्लीन था, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बस सर्च था। सिंपली सर्च करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पर याहू और बाकी सारे जितने भी थे, उनके वेबसाइट पे, होम पेज पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट था, लोग सही से सर्च कर नहीं पा रहे थे। गूगल ने अपने प्रोडक्ट को सही बनाया, उन्होंने कोई भी नया मार्केट बिल्ड नहीं किया, उन्होंने पुराने मार्केट को ही अच्छा बनाया, बेहतर से बेहतर बनाना चाहा और लोगों ने भी उसे पसंद किया और वह सक्सेसफुल बन गया। इवन गूगल एक वर्ड बन चुका है इंग्लिश डिक्शनरी में। उनका मार्केट शेयर आज की डेट में पूरे दुनिया भर में अराउंड 92% के आसपास है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। दोस्तों, अगर आप स्टार्टअप एनालिसिस के ऊपर ऐसा ही और भी वीडियोस चाहते हो तो मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 1998 में पेपाल लॉन्च हुआ। मार्च 2001 में पेपाल का प्रॉफिट 0 था, पर रेवेन्यू 100% करके हर साल बढ़ रहा था, जो एक बहुत ही अच्छा साइन था 3 साल के कंपनी के लिए। पीटर थिल के हिसाब से पेपाल का असली प्रॉफिट आना चालू होगा 2011 के बाद से, और 2020 के बाद से ये प्रॉफिट कई गुना तक बढ़ जाएगा, जो आज आप देख सकते हो। पूरे दुनिया भर में जितने भी ऑनलाइन कंपनीज है, वो सब पेपाल का पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं और पेपाल उन्हें चार्ज करता है 1% टू अबाउट 4% मैक्सिमम, और वहां से उनका प्रॉफिट आ रहा है। ये पेपाल उनके हिसाब से एक मोनोपोली बन चुका था तब के समय पे, जब उसने ईबे के साथ एक टाई अप कर लिया था, मतलब एक कनेक्शन कर लिया था पेमेंट गेटवे में। और उसके बाद ये पेपाल बहुत तेजी से ग्रो करने लगा पूरे दुनिया भर में। हमारे देश में जो फोन पे है, उसका स्टोरी भी लगभग सिमिलर है। जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि जो फोन पे है वो फ्लिपकार्ट का एक हिस्सा है, और जो फ्लिपकार्ट आज वॉलमार्ट का हिस्सा बन चुका है। फोन पे को सबसे पहला ग्रोथ कस्टमर्स मिला था फ्लिपकार्ट के माध्यम से। फ्लिपकार्ट के बहुत सारे कस्टमर्स
फोन पे साइन अप किया था और ट्रांजैक्शन करने लगे डिजिटली, जो मैंने भी खुद किया था। ऐसा मुझे लगता है कि फोन पे का इनिशियल ग्रोथ फ्लिपकार्ट के वजह से ही हुआ था, जैसा हुआ था पेपाल का ईबे की माध्यम से। आई थिंक पेपाल का वो सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई हुआ है। पेपाल ने टाई अप किया ईबे के साथ और फोन पे ने टाई अप किया फ्लिपकार्ट के साथ। फॉर्मूला एकदम सेम है और दोनों को ही ग्रोथ मिला है इसकी वजह से, ऐसा मुझे लगता है। ये बस मेरा एक ओपिनियन है। तो पेपाल ने मार्केट में एक मोनोपोली बना लिया था तब के समय पे। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, आली पे, एप्पल पे, ये सब तो कुछ ही साल पहले आया था, पर पेपाल बहुत साल पहले से ही मार्केट में काम कर रहा है और वो आज मार्केट में नेता है पूरे दुनिया भर में। पेपाल शुरू हुआ था कॉन्फाइनिंग नाम से और फिर जब आगे जाके इलोन मस्क की कंपनी x.com के साथ मर्ज हुआ तो ये बना पेपाल और इनका ग्रोथ डबल हो चुका। इलोन मस्क ने कैसे x.com को फाउंड किया था, कैसे उन्होंने ये अवसर देखा था, उसके लिए आपको पढ़ना होगा इलोन मस्क का बायोग्राफी। तो पेपाल कैसे बना एक मोनोपोली, उसका आंसर हम अभी ढूंढने की कोशिश करेंगे। किसी भी स्टार्टअप को मोनोपोली बनाने के लिए आपको 4 स्टेप को फॉलो करना होगा। मोनोपोली मतलब आपके जैसा कोई नहीं मार्केट में, कोई नहीं आपके टक्कर का। आप मार्केट में नेता हो, लीडर हो, आप राजा हो मार्केट में। मोनोपोली बनाने के लिए आइदर आप एकदम नया कुछ इन्वेंट करो, तैयार करो, या फिर पुराने किसी प्रोडक्ट को 10 गुना बेहतर बनाओ पुराने प्रोडक्ट से। फॉर एग्जाम्पल आप पेपाल को ही ले लो। पेपाल से पहले मनी ट्रांसफर करना बैंक से चेक की माध्यम से ईबे पे बहुत मुश्किल होता था। 7 से 10 दिन लगता था चेक को प्रोसेस होने में और फिर पेमेंट करने में। पर जब पेपाल आया तो वो समय कम हो गया और 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपका पैसा ट्रांसफर हो रहा था, जहां पे बेचना और खरीदना बहुत बढ़ चुका था ईबे प्लेटफॉर्म्स पे। पेपाल ने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया एक ऐसा चीज इन्वेंट करके। Amazon ने भी सेम चीज किया था। Amazon ने 10 गुना इंप्रूव किया था अपने प्रोडक्ट को। उसके पास इतना बुक्स था जो दुनिया में किसी के पास नहीं था। लोग Amazon को 8th लार्जेस्ट बुक स्टोर के नाम से भी जानते थे। इतना बुक्स था उनके पास। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इतना बेहतर बनाया, 10 गुना बेहतर बनाया और वो मार्केट में नेता बन गया। सो दोस्तों, आप कुछ नया इन्वेंट करो, नया बनाओ, या फिर Amazon की तरह उसे और बेहतर बनाओ, 10 गुना बेहतर बनाओ। आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस कमाल का परफॉर्म करने लगेगा। आप मार्केट में नेता बन जाओगे, आप सक्सेसफुल बन सकते हो इसके माध्यम से। मोनोपोली का इतना ही पावर होता है। सो स्टार्ट स्मॉल एंड मोनोपोलाइज। ऐसा कभी मत सोचना कि ये इंडस्ट्री जो है ना, ये $100 बिलियन का है तो हमें तो 1% तो मिल ही जाएगा। नहीं, ऐसा होगा नहीं। 1% को भी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। आप सर्वाइव भी कर नहीं पाओगे अगर आपका प्लान काम नहीं किया तो। इसलिए आपको सबसे पहले एक छोटे से मार्केट पे फोकस करना है जहां पे आपको टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। आप अकेले हो उस मार्केट में, आपको उस मार्केट का नेता बनना है। आपको वहां पे मोनोपोली क्रिएट करना है, क्योंकि अगर कंपटीशन होगा तो आपका प्रॉफिट भी गिरेगा, तो आप बिजनेस से बाहर भी जा सकते हो। इसलिए स्टार्ट स्मॉल एंड मोनोपोलाइज धीरे धीरे। और फिर जब आप उस मार्केट का नेता बन जाओगे तो आप दूसरे मार्केट पे भी फोकस करोगे, वहां पे अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए उस पर्टिकुलर मार्केट में। पर याद रखना, ऐसा करते वक्त बड़े बड़े कंपनीज को तंग मत करना। वो आपको मार सकते हैं, कुचल सकते हैं, या फिर आपको फोर्स करेंगे कंपनी को बेचने के लिए, तो आपको इससे बचना होगा। जब पेपाल शुरू हुआ था तो उसने बहुत बड़े बड़े कंपनीज का वाट लगा दिया था, पर उन्होंने किसी के साथ भी डायरेक्ट कम्पीट नहीं किया। अगर करता तो पेपाल शायद आज हमारे पास होता। वैसे मैं आपको बता दूं कि पेपाल को ईबे ने खरीद लिया था 2002 में $1.5 बिलियन के माध्यम से। सो दोस्तों, धंधा करना है तो कुछ बड़ा करो या फिर छोड़ दो। सो ये समरी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब अभी कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।